आज हम डीएनए में एक ऐसे कानून का विश्लेषण करेंगे जो सीधे तौर पर आपके जीवन, आपकी सेहत और देश की तरक्की से जुड़ा है। यह कानून है भारतीय पेटेंट अधिनियम। पेटेंट का मतलब क्या है, इसे सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने कोई नई मशीन बनाई, कोई नई दवा खोजी या कोई ऐसा तरीका निकाला जिससे कोई काम पहले से बेहतर और सस्ते में हो सकता है, तो यह आपका आविष्कार है। अब सरकार आपको इस आविष्कार के लिए एक खास अधिकार देती है। यह अधिकार ही पेटेंट कहलाता है। यह अधिकार आपको एक निश्चित समय, आमतौर पर 20 साल के लिए मिलता है। इस दौरान आपकी इजाजत के बिना कोई और उस आविष्कार को बना, बेच या इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह आपके दिमागी मेहनत का इनाम है। अब सवाल उठता है कि पेटेंट की जरूरत क्यों है। सोचिए, अगर कोई वैज्ञानिक या कंपनी सालों की मेहनत और करोड़ों रुपए खर्च करके कोई नई कैंसर की दवा बनाती है और अगले ही दिन कोई दूसरी कंपनी उसकी नकल करके उसे सस्ते में बेचने लगे, तो क्या होगा? इससे मूल आविष्कारक को भारी नुकसान होगा। भविष्य में कोई भी नई खोज करने के लिए पैसा और समय लगाने से डरेगा। पेटेंट इसी प्रेरणा को बचाता है। यह आविष्कारकों को सुरक्षा देता है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें ही मिलेगा। यह सुरक्षा उन्हें और नए आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे समाज और देश को लगातार नई तकनीक और समाधान मिलते रहते हैं। पेटेंट सिर्फ आविष्कारक के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद होता है। जब कोई व्यक्ति पेटेंट के लिए आवेदन करता है तो उसे अपने आविष्कार की पूरी जानकारी सरकार को देनी पड़ती है। ये जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। इसका मतलब है कि दूसरे वैज्ञानिक और शोधकर्ता उस जानकारी को पीआर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं और उस पर आधारित कोई और बेहतर आविष्कार कर सकते हैं। इस तरह ज्ञान का एक चक्र बनता है जो नवाचार को लगातार आगे बढ़ाता है। पेटेंट एक तरह से ज्ञान को छिपाने से रोकता है और उसे समाज के साथ साझा करने का एक माध्यम बनता है। यह नवाचार की नींव को मजबूत करता है और देश को तकनीकी रूप से शक्तिशाली बनाता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए पेटेंट व्यवस्था एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने और अपनी नई तकनीक लाने के लिए आकर्षित करती है, जिससे देश में रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पेटेंट कानून बहुत ज्यादा खचालसार हो, चीजों से दवाइयों की कीमतें आसमान छू सकती हैं, इससे वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकती हैं। इसलिए भारत को हमेशा एक ऐसा संतुलन बनाना पड़ता है जिसमें आविष्कारकों के अधिकारों की रक्षा भी और देश के नागरिकों का हित भी सुरक्षित रहे। यही संतुलन भारतीय पेटेंट कानून की आत्मा है। भारत में पेटेंट कानून का इतिहास हमारे स्वतंत्रता संग्राम जितना ही पुराना और संघर्षों से भरा है। इसकी जड़ीबूटियां ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ी हुई हैं। पहली बार भारत में पेटेंट जैसा कोई कानून 1856 में लाया गया था। इसका नाम एक्ट 6 ऑफ 1856 था। यह कानून काफी हद तक ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर आधारित था। इसका मुख्य मकसद भारत में ब्रिटिश व्यापारियों और कंपनियों के हितों की रक्षा करना था। वे चाहते थे कि उनके द्वारा इंग्लैंड में बनाए गए उत्पादों और तकनीकों की नकल भारत में न हो सके। इस कानून के तहत आविष्कारक को 14 साल के लिए एक अधिकार दिया जाता था। यह कानून भारतीय आविष्कारकों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के अपने व्यावसायिक हितों को साधने के लिए बनाया गया एक उपकरण था। यह पहला कानून ज्यादा दिन नहीं चल सका। कुछ तकनीकी वजहों से इसे रद्द कर दिया गया और 1859 में एक नया कानून लाया गया। इसके बाद 1872 और 1888 में इसमें कुछ और बदलाव किए गए। इन सभी शुरुआती कानूनों में एक बात समान थी, ये सभी ब्रिटेन के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। इनका ढांचा ऐसा था कि भारतीय उद्योग और नवाचार को पनपने का मौका ही न मिले। ये कानून सिर्फ उत्पादों पर पेटेंट देते थे, यानी अगर किसी ने कोई मशीन बनाई है तो उस मशीन पर पेटेंट मिलेगा। कोई और उस मशीन को नहीं बना सकता था। इसका नतीजा ये हुआ कि विदेशी कंपनियां भारत में अपने उत्पाद बेचती थीं, लेकिन उन्हें बनाने की तकनीक यहां विकसित नहीं हो पाती थी।
इन कानूनों का एक और बड़ा असर ये हुआ कि भारत सिर्फ एक बाजार बनकर रह गया। विदेशी कंपनियां या अपना माल ऊंची कीमतों पर बेचती थीं और मुनाफा कमाकर अपने देश ले जाती थीं। भारतीय उद्यमियों के पास न तो तकनीक थी और न ही उन्हें कुछ नया बनाने की आजादी थी। दवाइयों के क्षेत्र में इसका सबसे बुरा असर देखा गया। विदेशी दवा कंपनियां अपनी पेटेंट की हुई दवाइयां भारत में बहुत महंगी बेचती थीं। भारत में उन दवाइयों को बनाने की इजाजत किसी को नहीं थी, भले ही भारतीय वैज्ञानिक उसे बनाने का सस्ता तरीका जानते हो। इससे करोड़ों भारतीय जरूरी दवाओं से वंचित रह जाते थे। यह एक तरह की आर्थिक गुलामी थी जो कानूनी ढांचे की आरडीएच में चल रही थी। इस दौर के कानूनों ने भारतीय नवाचार की कमर तोड़ दी आश दी। जब किसी देश में अपने आविष्कारकों को सुरक्षा और प्रोत्साहन नहीं मिलता तो वहां नई खोजें रुक जाती हैं। भारत के पास प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन कानूनी ढांचा ऐसा था जो प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकता था। ब्रिटिश सरकार का मकसद साफ था, भारत को औद्योगिक रूप से मजबूत नहीं होने देना। वे चाहते थे कि भारत हमेशा ब्रिटेन पर निर्भर रहे। इसलिए शुरुआती पेटेंट कानून भारत के विकास में एक बद्धी बाधा बनकर उभरे। यह एक ऐसी विरासत थी जिसे आजाद भारत को बदलना था और अपने लोगों के हितों के अनुसार एक नया कानून बनाना था। साल 1911 में ब्रिटिश सरकार ने पिछले सभी कानूनों को मिलाकर एक नया कानून बनाया जिसका नाम था द इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन्स एक्ट 1911। यह कानून आजादी के बाद भी कई सालों तक भारत में लागू रहा। कहने को तो यह एक व्यवस्थित कानून था, लेकिन इसकी आत्मा अभी भी औपनिवेशिक थी। ये कानून भी ब्रिटेन के 1907 के पेटेंट कानून की नकल ही था। इसका ढांचा पूरी तरह से विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इसने भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कोई मदद नहीं की, बल्कि यह उस रास्ते का सबसे बद्धा रौद्धा बना रहा। इस कानून ने भारतीय उद्योगों को पंगु बना दिया और नवाचार की संस्कृति को पनपने नहीं दिया। 1911 के कानून की सबसे बड़ी खामी यह थी कि यह प्रोडक्ट पेटेंट यानी उत्पाद पेटेंट की व्यवस्था पर आधारित था। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने कोई दवा प्रोडक्ट बनाई है तो उस दवा पर ही पेटेंट मिल जाता था। अब कोई और भारतीय कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती थी, भले ही वह उसे किसी दूसरे और सस्ते तरीके प्रोसेस से बना शुरू। इसका सीधा असर दवाइयों और रसायनों के क्षेत्र पर पड़ी दिया। विदेशी कंपनियां भारत में अपनी दवाइयों का पेटेंट करवा लेती थीं और फिर उन्हें मनमानी कीमतों पर बेचती थीं। भारत में दवा उद्योग लगभग न के बराबर था, क्योंकि नई दवा बनाने का कोई रास्ता ही नहीं था। हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो गए थे। इस कानून के कारण भारतीय नवाचार को गहरा धक्का लगा। हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के पास क्षमता थी, लेकिन उनके हाथ कानून से बंधे हुए थे। वे किसी पेटेंट की हुई दवा का सस्ता विकल्प नहीं खोज सकते थे। अगर कोई भारतीय कंपनी किसी विदेशी मशीन का सस्ता और बेहतर भारतीय संस्करण बनाना चाहती तो पेटेंट कानून अड्डे आ जाता था। इस वजह से भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट का माहौल बन ही नहीं पाया। कंपनियां कुछ नया करने में पैसा लगाने से डरती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि विदेशी कंपनियों के पेटेंट के जाल से निकलना लगभग नामुमकिन है। ये कानून नवाचार का गला घोंट रहा था। इसका एक क्लासिक उदाहरण दवाइयों का क्षेत्र है। 1960 के दशक तक भारत में बिकने वाली लगभग 99% पेटेंट दवाइयां विदेशी कंपनियों के हाथ में थीं। वे कीमतें तय करती थीं और भारतीय मरीजों के पास कोई विकल्प नहीं होता था। जीवन रक्षक दवाइयां आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थीं। देश आजाद हो चुका था, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अभी भी गुलाम थे। सरकार को यह समझ आ गया था कि जब तक 1911 के इस औपनिवेशिक कानून को बदला नहीं जाएगा, तब तक मेड इन इंडिया का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। देश को एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो भारत के लोगों के बारे में सोचे, न कि विदेशी
कंपनियों के मुनाफे के बारे में। आज़ादी के बाद भारत के नीति निर्माताओं को यह एहसास हो गया था कि 1911 का पुराना पेटेंट कानून नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। ये कानून आत्मनिर्भरता के रास्ते में एक बड़ी रुकावट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस समस्या को समझा और एक ऐसे कानून की जरूरत महसूस की जो भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दे और जरूरी चीजों को आम लोगों के लिए सस्ता बनाए। इसी सोच के साथ 1948 में ही एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बख्शी टेकचंद ने की। इस समिति का काम था पुराने कानून की जांच करना और एक नए भारतीय कानून का मसौदा तैयार करना। बख्शी टेकचंद समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में सौंपी। समिति ने साफ तौर पर कहा कि 1911 का कानून भारत के हितों के खिलाफ है और इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। समिति ने कई क्रांतिकारी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि दवाइयों, भोजन और कुछ खास रसायनों के क्षेत्र में प्रोडक्ट पेटेंट को खत्म कर देना चाहिए। इसकी जगह प्रोसेस पेटेंट यानी प्रक्रिया पेटेंट को लागू करना चाहिए। इसका मतलब था कि कोई कंपनी दवा को बनाने के तरीके पर पेटेंट ले सकती है, लेकिन खुद दवा पर नहीं। अगर कोई भारतीय कंपनी उसी दवा को किसी दूसरे तरीके से बना लेती है तो उसे ऐसा करने की आज़ादी होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी कदम था। समिति ने यह भी सिफारिश की कि पेटेंट की अवधि को कम किया जाना चाहिए और सरकार को अनिवार्य लाइसेंसिंग का अधिकार मिलना चाहिए। अनिवार्य लाइसेंसिंग एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत सरकार किसी आपात स्थिति में या जनहित में किसी पेटेंट धारक की अनुमति के बिना किसी दूसरी कंपनी को उस उत्पाद को बनाने का लाइसेंस दे सकती है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि कोई भी कंपनी अपने पेटेंट का दुरुपयोग करके जरूरी सामानों की कमी पैदा न कर सके या उनकी कीमतें बहुत ज्यादा न बढ़ा सके। ये सभी सुझाव भारतीय दवा उद्योग के लिए एक नई सुबह लाने वाले थे। हालांकि इन सिफारिशों को कानून बनने में लगभग 2 दशक लग गए। इस बीच विदेशी दवा कंपनियों और अन्य ताकतों का भारी दबाव था, जो नहीं चाहती थीं कि भारत का पेटेंट कानून बदले। वे अपने मुनाफे को सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार अपने इरादे पर मजबूत थी। बख्शी टेकचंद समिति की रिपोर्ट ने उस लंबी और कठिन यात्रा की नींव रखी, जिसका अंत 1970 में एक नए और प्रगतिशील पेटेंट अधिनियम के रूप में हुआ। ये रिपोर्ट इस बात का सबूत थी कि आज़ाद भारत अब अपने फैसले खुद लेना चाहता था और अपने नागरिकों के हितों को सबसे ऊपर रखता था। 1957 में भारत सरकार ने पेटेंट कानून में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस बार न्यायमूर्ति एन राजगोपाल अयंगर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को पेटेंट कानून की पूरी व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा करने और एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया। न्यायमूर्ति अयंगर ने 2 साल तक गहन अध्ययन किया, दुनिया भर के पेटेंट कानूनों को परखा और भारत की जरूरतों को समझा। 1959 में उन्होंने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी वह भारतीय पेटेंट कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इसी रिपोर्ट ने 1970 के ऐतिहासिक पेटेंट अधिनियम का खाका तैयार किया। अयंगर समिति ने अपनी रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पेटेंट कानून का उद्देश्य सिर्फ आविष्कारक को इनाम देना नहीं है, बल्कि देश के औद्योगिक विकास को गति देना भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पेटेंट व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो विदेशी एकाधिकार को तोड़े और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करे। समिति ने पाया कि 1911 का कानून इस मकसद में पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने सिफारिश की कि भारत को एक ऐसा कानून अपनाना चाहिए जो जनहित को सर्वोपरि रखे। उनके अनुसार देश के नागरिकों का स्वास्थ्य और भोजन का अधिकार किसी भी कंपनी के है।
समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी भोजन, दवा और रसायनों के क्षेत्र में प्रोडक्ट पेटेंट को पूरी तरह से खत्म करना और सिर्फ प्रोसेस पेटेंट को अनुमति देना। ये बख्शी टेकचंद समिति की सिफारिश को और मजबूती से आगे बढ़ा रहा था। इसका तर्क यह था कि दवा या भोजन जैसी जरूरी चीजों पर किसी एक का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। अगर भारतीय वैज्ञानिक किसी महंगी विदेशी दवा को बनाने का कोई सस्ता और नया तरीका खोज लेते हैं तो उन्होंने देश के उस दवा का उत्पादन करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इससे न सिर्फ दवाइयां सस्ती होती बल्कि देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को भी अभूतपूर्व बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा अयंगर समिति ने अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों को और मजबूत बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपने उत्पाद का पेटेंट तो ले लेती है लेकिन उसका उत्पादन यहां नहीं करती बल्कि सिर्फ आयात करके महंगे दामों पर बेचती है तो सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी भारतीय कंपनी को उसे बनाने का लाइसेंस दे दे। इस प्रावधान को लाइसेंस ऑफ राइट कहा गया। इसका सीधा मकसद मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत को सिर्फ एक बाजार बनने से रोकना था। अयंगर समिति की रिपोर्ट ने वास्तव में भारतीय नवाचार के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की औद्योगिक नीति की दिशा तय की। न्यायमूर्ति अयंगर समिति की सिफारिशों के आधार पर एक लंबा विचार विमर्श चला और आखिरकार 1970 में भारतीय संसद ने एक क्रांतिकारी कानून पारित किया, दी पेटेंट्स एक्ट 1970। यह कानून 1972 में पूरी तरह से लागू हुआ। यह सिर्फ एक कानून नहीं था बल्कि मानसिकता से आजादी का एक ऐलान था। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। इस कानून ने पुराने दमनकारी 1911 के एक्ट को पूरी तरह से बदल दिया और एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखी जिसका एकमात्र लक्ष्य भारत और भारत के लोगों का हित था। इसने भारतीय उद्योगों, खासकर दवा उद्योग के लिए विकास के दरवाजे खोल दिए। इस कानून की सबसे बड़ी और परिवर्तनकारी विशेषता प्रोडक्ट पेटेंट की जगह प्रोसेस पेटेंट को लाना थी। जैसा कि हमने पहले समझा, अब कोई भी विदेशी कंपनी किसी दवा पर अपना एक अधिकार नहीं जमा सकती थी। वह सिर्फ उस दवा को बनाने की अपनी विशेष प्रक्रिया पर पेटेंट ले सकती थी। इसने भारतीय वैज्ञानिकों और दवा कंपनियों के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा किया। अब वे किसी भी महंगी पेटेंट वाली दवा का विश्लेषण कर सकते थे और उसे बनाने का एक नया वैकल्पिक और सस्ता तरीका खोज सकते थे। इस प्रक्रिया को रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। इसी एक प्रावधान ने भारत को दुनिया की फार्मेसी बनने की राह पर डाल दिया। 1970 के अधिनियम ने अनिवार्य लाइसेंसिंग और लाइसेंस ऑफ राइट जैसे जनहितैषी प्रावधानों को भी कानून का हिस्सा बनाया। इसने सरकार को यह शक्ति दी कि अगर कोई पेटेंट धारक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता, जैसे उत्पाद को उचित मूल्य पर उपलब्ध न कराना या देश में उसका उत्पादन न करना, तो सरकार किसी और सक्षम कंपनी को उसे बनाने का लाइसेंस दे सकती है। इसने विदेशी कंपनियों की मनमानी पर रोक लगा दी। अब वे भारत को सिर्फ एक बाजार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उन्हें भारत में उत्पादन करना पड़ता था, जिससे देश में रोजगार पैदा होता और तकनीक का भी हस्तांतरण होता। इस कानून ने पेटेंट धारक के अधिकारों और समाज की जरूरतों के बीच एक बेहतरीन संतुलन स्थापित किया। इस कानून का असर चमत्कारिक था। 1970 से पहले भारत में दवा बाजार पर विदेशी कंपनियों का 80 से 90% कब्जा था और दवाइयां बहुत महंगी थीं। 1970 के कानून के लागू होने के 2 दशकों के भीतर ही यह तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। भारतीय कंपनियां दुनिया की सबसे जटिल दवाइयों को बहुत कम कीमत पर बनाने लगीं। एड्स, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां जो पश्चिमी देशों में हजारों डॉलर की मिलती थीं,
भारत में कुछ 100 रुपये में उपलब्ध होने लगी। भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, बल्कि दुनिया के अन्य गरीब और विकासशील देशों को भी सस्ती दवाइयां मुहैया करा रहा था। 1970 का यह अधिनियम वास्तव में भारत की औद्योगिक और स्वास्थ्य संप्रभुता की पहली बड़ी जीत थी। यानो 1990 के दशक में दुनिया बदल रही थी। वैश्वीकरण और उदारीकरण का दौर शुरू हो चुका था। इसी पृष्ठभूमि में 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई। WTO के सदस्य बनने वाले सभी देशों के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य था। इन्हीं नियमों में से एक था बॉक्सो और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता, जिसे संक्षेप में ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। इस समझौते का उद्देश्य था कि दुनिया के सभी देशों में बौद्धिक संपदा यानी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि के कानून लगभग एक जैसे हों। भारत भी WTO का सदस्य बना और इसलिए उसे भी ट्रिप्स समझौते को लागू करना था। ट्रिप्स समझौता भारत के 1970 के पेटेंट कानून की आत्मा के बिल्कुल विपरीत था। ट्रिप्स की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि सभी सदस्य देशों को टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट दोनों को मान्यता देनी होगी। इसका मतलब था कि भारत को दवाइयों और रसायनों के लिए भी प्रोडक्ट पेटेंट की व्यवस्था को वापस लाना होगा। यह वही व्यवस्था थी जिसे भारत ने 1970 में जनहित में खत्म कर दिया था। इसके अलावा ट्रिप्स ने सभी प्रकार के आविष्कारों के लिए पेटेंट की अवधि को एक समान यानी 20 साल करने का निर्देश दिया। यह भारत के 1970 के कानून के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसने दवाइयों के लिए पेटेंट की अवधि कम रखी थी। भारत के सामने एक बड़ी दुविधा थी। एक तरफ WTO का सदस्य बने रहने और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुटाने का दबाव था, तो दूसरी तरफ अपनी सस्ती दवा नीति और जन स्वास्थ्य के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। कई लोगों को डर था कि ट्रिप्स को लागू करने से भारत में दवाइयां फिर से महंगी हो जाएंगी और भारतीय दवा उद्योग का विकास रुक जाएगा। ये डर वाजिब था, क्योंकि प्रोडक्ट पेटेंट के वापस आने का मतलब था कि विदेशी कंपनियां फिर से अपनी नई दवाओं पर 20 साल का एकाधिकार हासिल कर लेंगी और भारतीय कंपनियां उनका सस्ता संस्करण नहीं बना पाएंगी। यह 1970 से पहले वाले दौर में वापस जाने जैसा था। ट्रिप्स समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए विकासशील देशों को 10 साल का समय दिया गया था, यानी 1 जनवरी 2005 तक। भारत ने इस समय का पूरा इस्तेमाल किया और अपने कानून में धीरे धीरे बदलाव किए। इस दौरान भारत पर विकसित देशों, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ का भारी दबाव था। वे चाहते थे कि भारत जल्द से जल्द और सख्ती से ट्रिप्स को लागू करे। भारत ने इस दबाव का सामना किया और अपने कानून में बदलाव करते समय कुछ ऐसे सुरक्षा उपाय भी शामिल किए जो जनहित की रक्षा कर सके। भारत ने अपने पेटेंट अधिनियम में 3 बड़े संशोधन किए 1999, 2002 और 2005 में, ताकि वह ट्रिप्स की शर्तों को भी पूरा कर सके और अपने नागरिकों के इन हितों से समझौता भी न करे। एंड ट्रिप्स समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए भारत को अपने 1970 के पेटेंट कानून में बड़े बदलाव करने पड़े। यह बदलाव 3 चरणों में हुए। पहला संशोधन 1999 में हुआ, जिसके तहत मेल बॉक्स की व्यवस्था शुरू की गई। इसका मतलब था कि 1995 दवा और कृषि रसायन उत्पादों के पेटेंट आवेदनों को स्वीकार करना शुरू कर दिया गया, लेकिन उन पर फैसला 2005 के बाद ही लिया जाना था। दूसरा संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें पेटेंट की अवधि को 20 साल कर दिया गया, जैसा कि ट्रिप्स में अनिवार्य था। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन 2005 में हुआ, जब भारत ने आखिरकार दवा, भोजन और रसायनों के क्षेत्र में प्रोडक्ट पेटेंट व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया। ये भारतीय दवा उद्योग और जन स्वास्थ्य के लिए एक परीक्षा की घड़ी सी थी।
प्रोडक्ट पेटेंट के वापस आने से ये डर था कि नई और जीवन रक्षक दवाइयां बहुत महंगी हो जाएंगी, लेकिन भारत ने अपने कानून में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय शामिल किए जो दुनिया के किसी और देश के कानून में नहीं थे। इनमें सबसे प्रमुख है धारा 3D। ये धारा कहती है कि किसी पुरानी झात दवा में छोटे मोटे बदलाव करके या उसके नए रूप जैसे कोई नया नमक या एस्टर्स की खोज करके नया पेटेंट हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि यह साबित न हो कि इस बदलाव से दवा की प्रभावकारिता यानी असर करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। धारा 3D का मकसद एवरग्रीनिंग को रोकना है। एवरग्रीनिंग एक ऐसी चालाकी है जिसका इस्तेमाल बड़ी दवा कंपनियां करती हैं। वे अपनी किसी दवा का पेटेंट खत्म होने से ठीक पहले उसमें मामूली सा बदलाव करके एक नया पेटेंट ले लेती हैं, जिससे उनका एक अधिकार और 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। धारा 3D इस तरह की चालाकी पर रोक लगाती है और यह सुनिश्चित करती है कि पेटेंट सिर्फ सच्चे और महत्वपूर्ण आविष्कारों को ही मिले। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस की कैंसर की दवा ग्लीवेक का मामला है। 2013 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धारा 3D का हवाला देते हुए इस दवा को पेटेंट देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये एक पुरानी दवा का ही एक नया रूप थी। इस फैसले की पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई। इसके अलावा भारत ने अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान को भी अपने कानून में बनाए रखा। धारा 84 के अनुसार यदि कोई पेटेंट दवा आम जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है या उसकी आपूर्ति देश की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, तो पेटेंट मिलने के 3 साल बाद कोई भी भारतीय कंपनी उस दवा को बनाने के लिए अनिवार्य लाइसेंस का आवेदन कर सकती है। भारत ने 2012 में पहली और एकमात्र बार इस प्रावधान का इस्तेमाल किया था, जब उसने नेटको फार्मा को बायर कंपनी की कैंसर की दवा नेक्सावर का जेनरिक संस्करण बनाने का लाइसेंस दिया था। इन सुरक्षा उपायों के जरिए भारत ने ट्रिप्स के दबाव और जनहित की जरूरतों के बीच एक बहुत ही नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण संतुलन साधा है। भारतीय पेटेंट अधिनियम का इतिहास गुलामी से आत्मनिर्भरता और फिर वैश्विक दबावों के बीच संतुलन साधने की एक प्रेरक कहानी है। ये यात्रा 1856 के औपनिवेशिक कानून से शुरू हुई, जिसका एकमात्र मकसद ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। उस दौर ने भारतीय नवाचार को पनपने नहीं दिया और भारत को सिर्फ एक बाजार बनाकर रख दिया। आजादी के बाद देश के नेताओं ने इस जरूरत को समझा और दशकों के संघर्ष और विचार विमर्श के बाद 1970 का ऐतिहासिक पेटेंट अधिनियम बनाया। ये कानून सही मायनों में भारत के लिए भारतीयों द्वारा बनाया गया कानून था, जिसने प्रोसेस पेटेंट को अपनाकर देश में दवा क्रांति को जन्म दिया। 1970 के अधिनियम ने भारत को दुनिया की फार्मेसी बना दिया। इसने भारतीय दवा कंपनियों को दुनिया की सबसे जटिल दवाइयों को बहुत कम कीमत पर बनाने में सक्षम बनाया, जिससे न सिर्फ भारत के करोड़ों लोगों को सस्ती दवाइयां मिली, बल्कि दुनिया भर के गरीब देशों को भी जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध हुई। ये भारत की आत्मनिर्भरता और जन स्वास्थ्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। लेकिन 1995 में WTO और ट्रिप्स समझौते के आगमन ने भारत को एक नई चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। वैश्विक व्यापार प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए भारत को अपने जनहितैषी कानून में बदलाव करने और प्रोडक्ट पेटेंट को वापस लाने के लिए मजबूर होना पड़ दिया। ये भारत के लिए एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन भारत ने इस चुनौती का सामना अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता से किया। उसने ट्रिप्स को लागू करते समय अपने कानून में धारा 3, DEDE 100 और अनिवार्य लाइसेंसिंग जैसे अद्वितीय सुरक्षा कवच शामिल किए। इन प्रावधानों ने यह सुनिश्चित किया कि पेटेंट का दुरुपयोग न हो और जरूरी दवाइयां आम लोगों की पहुंच से बाहर न चली जाए।
भारत ने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक विकासशील देश वैश्विक व्यापार नियमों का पालन करते हुए भी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे बनाए रखने के लिए भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ता है। आज 2025 में भारत का पेटेंट कानून नवाचार को प्रोत्साहन देने और जनहित की रक्षा करने के दोहरे उद्देश्यों के बीच एक अनूठा संतुलन साधता है। ये आविष्कारकों को उनके काम का इनाम देता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि कानून सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं होता, बल्कि ये किसी देश की आकांक्षाओं, उसके मूल्यों और अपने लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी का प्रतिबिंब होता है। भारतीय पेटेंट अधिनियम का विकास इसी जिम्मेदारी को निभाने का ये एक जीवंत उदाहरण है जो जनहित को हमेशा सर्वोपरि रखता है।